हेलो एवरीवन। यू माइट बी वंडरिंग कि ये क्या बोल रहा है। हम सभी ने सुना है कि यूपीएससी इज़ मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। सो बिफोर कमिंग ऑन दैट लेट मी क्लियर सम बेसिक्स। देखो, प्रीलिम्स में आप कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हो, कितने भी दिन से आप तैयारी कर रहे होगे, कितनी भी आपकी नॉलेज होगी, बट सारा एफर्ट लगा के आप 30 to 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। अगर आप 40 का मार्क टच कर रहे हो डैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज़ एक्सेप्शनली वेल। बट बहुत रेयर होता है कि आप 40 प्लस जाओ, बिकॉज द फैक्ट इज़ इवन दो वी ऑल नो डैट की नॉलेज एक्सेल एवरीथिंग, बट इसके साथ ये भी सच है कि योर नॉलेज इज़ लिमिटेड। आप चाहे कितने भी दिन प्रिपेयर कर लो, यू विल नॉट नो एवरीथिंग। यूपीएससी के आप लास्ट के कुछ ईयर से कट ऑफ देखोगे तो 90s की रेंज में है। डैट मीन्स कि अगर आपका 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाता है, एग्जैक्टली सही हो जाता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चन, तभी जो कट ऑफ का रेंज रहता है आप उसमें फॉल करोगे। 80-85 में से आपके 30-35 तो नॉलेज के बेसिस पे हो जाएंगे, बट जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचे उनको आप नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर पाओगे। उनको आप अपने पेरिफेरल नॉलेज के बेसिस पे करोगे, लेटरल नॉलेज के बेसिस पे करोगे और एलिमिनेशन के बेसिस पे करोगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ इनएविटेबल। आप ये सोच के जाओ कि मैं एलिमिनेशन यूज़ नहीं करूँगा, मैं लेटरल थिंकिंग यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे जो आएगा मैं वही करके आऊँगा, आप 60, 65, 75 के बीच में होवर करते रह जाओगे। आई हैव स्कोर्ड 148 इन 2018, इवन 110 इन 2021 एंड हैव यूज दिस मेथड कंसिस्टेंटली इन ऑल माई अटेम्प्ट, सो उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। नाउ कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट कि वाई यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। देखो, इसके पीछे दो रीजंस हैं। आपके पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज बाकी है। सो आई रिक्वेस्ट एंड एडवाइस ऑल ऑफ यू टू डेवलप दैट माइंडसेट कि नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम एंड फॉर यू यूपीएससी प्री इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ये बात आप दिमाग में बार बार रिपीट करो। कभी भी ये मत सोचना कि यूपीएससी प्री बहुत टफ होता है, इसका सक्सेस रेशियो इतना कम होता है, इससे बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट इन 80 दिनों में सिर्फ आपको ये सोचना है कि कुछ भी हो जाए मैं यूपीएससी प्री निकाल के रहूँगा, निकाल के रहूँगी। एंड दिस सेकेंड रीज़न इज़ एलिमिनेशन ऑप्शन। दिस इज़ द ओनली एग्जाम वेयर एलिमिनेशन टेक्निक वर्क्स परफेक्टली। इट इज़ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। इसके अलावा कोई और पेपर देखो, खासकर स्टेट पीसीएस का, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन ना के बराबर लगा पाते हो। इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। बट इन यूपीएससी आपके पास चांस रहता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली आपको उसके बारे में नहीं पता है, बट फिर भी उसके आसपास की चीज़ें पता है, तो आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। एंड हियर आई वांट टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हो सकता है यूपीएससी में एलिमिनेशन ना लगे, बट दिस विल नॉट बी द केस जब तक यूपीएससी अपना पैटर्न पूरा ड्रास्टिकली चेंज ना कर दे। तो इसके पीछे 3 रीज़न है। द फर्स्ट वन इज़ कि यूपीएससी का पेपर फैक्चुअल नहीं होता है। स्टेट पीसीएस का पेपर फैक्चुअल होता है, तो वहाँ पे चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं। बट इन यूपीएससी द पेपर इज़ एनालिटिकल, तो आपके पास सोचने का स्कोप रहता है। द सेकेंड थिंग इज़ कि क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है राइट आंसर तक पहुँचने की। जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा हिंट आपको मिलेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ एग्जामिनर माइंडसेट। देखो, जो भी यूपीएससी के एग्जामिनर होते हैं वो जनरलिस्टिक होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए वो रेगुलर रिसोर्सेज, रेगुलर न्यूज़पेपर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न इट्स वेरी टफ टू मेक एनी स्टेटमेंट रॉन्ग। सो दिस मेक्स द क्वेश्चन वल्नरेबल फॉर एलिमिनेशन। आपके पास एक स्कोप आ जाता है एलिमिनेट करने का, और कभी भी आप चीज़ों को एलिमिनेट करो, लॉजिकल गेस करो, हमेशा आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो, हमेशा एग्जामिनर के शूज़ में जाके सोचो, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम करता तो क्या ऐसा चीज़ है जो मैं गलत दे सकता हूँ। देखो, जनरली क्या है ना, हम मॉक लगाते हैं, हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं करता है, बट इन यूपीएससी पेपर बहुत ही डिफरेंटली सेट होता है। इसीलिए कभी भी आपको एलिमिनेशन की टेक्निक्स को, एलिमिनेशन के मेथड को अप्लाई करना है तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ पे अप्लाई करो, ना कि टेस्ट सीरीज़ पे अप्लाई करो। यहाँ पे काफ़ी वंडरफुल मैट्रिक्स है आपको ये समझाने के लिए कि नॉलेज और एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है। आपके पास अगर कंप्लीट नॉलेज है एंड यू नो द एलिमिनेशन टेक्निक, then you can score 120 plus and your chance of qualifying the exam is very high. But if you know the elimination technique and don't have adequate knowledge, you will score between 50 to 70 and your chance to qualify pre will be below average. If you don't have basic knowledge, here lack of knowledge means आपने standard resources रेफ़र नहीं किए हैं, आपने basics book रेफ़र नहीं किए हैं, आपने PYQ को एनालाइज नहीं किया है। So if you have lack of knowledge plus no awareness of elimination technique, then you will score below 40 and your chance of qualifying pre is very low.
इफ़ यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बट यू डोंट नो अबाउट द एलिमिनेशन टेक्निक, तब आप 80 to 100 के बीच में होवर करोगे एंड योर चांसेस विल बी बिलो 50-50। इसी 50% को 100% करने के लिए यू शुड नो हाउ टू यूज़ एलिमिनेशन टेक्निक। देखो, आई हैव डन मेटा स्टडी ऑफ लास्ट 7 to 8 ईयर ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर एंड उसके बेसिस पे अगर हम लास्ट के 3 ईयर को देखें तो 2020 में 15 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक बहुत आराम से लग रहा था, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लग रहा था, और 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के या तो एक ऑप्शन या तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। 2021 की बात करें तो 13 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे एलिमिनेशन लग रहा था, 4 में नहीं लग रहा था, और 7 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आप एक या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। इन 2022 12 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग रहा था, 3 क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लग रहा था एंड 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आप या तो एक ऑप्शन या तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। इन पॉजिटिव और नेगेटिव को आप देखोगे, मान लो यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगाते, 15 आपका सही होता, 4 आपका गलत होता, तब भी आप पॉजिटिव में रहते। सेम हियर 13 सही होता, 4 गलत होता पॉजिटिव में, 12 सही होता, 3 गलत होता, तब भी आप पॉजिटिव में रहते। सो ऑल इन ऑल अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे देन आपको 20 से 25 मार्क्स का डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आपने देखा होगा कि दुनिया भर के कोर्सेज चल रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक को लेके, बट यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू एनीवन। आपको किसी को कुछ भी नहीं देना है। फॉर यू आई हैव प्रिपेयर्ड वन PDF शीट एंड मैं इस PDF शीट को आपको समझा दूंगा, जितने भी एलिमिनेशन टेक्निक हैं उनसे आपको फैमिलियर कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग 2022, 2021, 20 तीनों साल का पेपर सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस एलिमिनेशन टेक्निक। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एलिमिनेशन टेक्निक को आप देखो कैसे अप्लाई होता है, इसको एग्जाम में कैसे यूज़ करना है हमको। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनकी मैं बात करूंगा, कहाँ ये टेक्निक यूज़ नहीं होता है। आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। और जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा 2022 का, 2021 का, उस दौरान भी मैं आपको बहुत से टेक्निक्स बताते रहूँगा। सो यू कैन गेट दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एंड इसको मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा बिकॉज आई हैव टू एडिट समथिंग, कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। सो यू विल गेट द PDF बाई टुमारो। दिस इज़ चीट कोड फॉर प्रीलिम्स 2.0 बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी ये सीरीज़ चलाई थी एंड बहुत लोग को फ़ायदा हुआ था। लास्ट ईयर मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले चलाया था, बट इसको मैं 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट आपके पास टाइम हो कि आप इन टेक्निक्स को इम्बाइब कर सको, इन टेक्निक्स को यूज़ करना सीख सको। क्योंकि सिर्फ सुन के ना काम नहीं होता है। जब तक आप चीज़ों को खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद नहीं समझोगे, तब तक आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है। तो जैसे मैं 2022 का पेपर डिस्कस करूँगा, मैं यहाँ पे आपको टेक्निक्स बता दे रहा हूँ। आपको ये करना है कि इन टेक्निक्स का यूज़ करके 2022 का पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद जब मैं पेपर डिस्कस करूँगा तो आप चीज़ें मैच कर सकते हो कि यहाँ मैंने टेक्निक सही अप्लाई किया था या नहीं किया था। यही राइट अप्रोच है, राइट माइंडसेट है चीज़ें सीखने का। देखो, जो आपका फर्स्ट टेक्निक है हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स। जो फैक्ट्स वेरीफाई करना हार्ड हो जनरली वो सही होता है। इस चीज़ का एग्जाम्पल आप ज़्यादा क्लियरली हिस्ट्री में देखोगे, साइंस एंड टेक में देखोगे। क्योंकि हिस्ट्री में क्या है कि चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। जो चीज़ सही है, जो चीज़ फैक्ट है, वो आपको सोर्सेज में मिल जाएगा, बट जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है उसको नेगेटिव प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। एंड हिस्ट्री इज़ अ इवॉल्विंग सब्जेक्ट, बहुत चीज़ें अभी भी खोजी जा रही हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है ऑफ विजयनगर एम्पायर। पहला स्टेटमेंट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। देखो, सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करना कितना मुश्किल है। अगर एग्जामिनर को ये प्रूफ करना होगा कि प्राइवेट ओनर इंडस्ट्री टैक्स नहीं देते थे, तो आप सोच सकते हो कि एग्जामिनर को कितना डीप डिग करना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्क्रीटली प्रूफ कि सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ 1 and 2। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट खराई कैमल। यहाँ पे आप थर्ड देखो, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। यहाँ पे तो काफ़ी रूल लगेगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, इवन आपको पता है कि दुबई में तो चीते और शेर को भी डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, तो खराई कैमल की क्या ही बात करें। डेट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ बताना कि खराई कैमल डोमेस्टिकेट नहीं होता है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। थर्ड गलत हो जाएगा तो ये गया, ये गया, ये गया, आपका आंसर आ गया 1 and 2। दी सेकेंड कोड इज़ कि कॉमन सेंस इज़ कॉमन, बशर्ते एग्ज़ाम के दिन आप कॉमन सेंस घर पे ना रख के गए हो। तो देखो, यूपीएससी के पेपर में ना ओवर एनालिसिस ऑलवेज लीड्स टू पैरालिसिस। चीज़ें आपको सही लग रही हैं, चीज़ें कॉमन सेंस से सॉल्व हो रही हैं, तो वो चीज़ सही है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के पेपर में 2+2 आएगा तो आप इसको 22 कर दोगे क्योंकि यूपीएससी है, बहुत टफ है, तो ये कुछ अलग होगा, 4 तो नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ये नहीं सोचोगे 2+2 = 4 होता है। तो जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है, जो कॉमन सेंस होता है, उसको आप पेपर में अप्लाई करो।
फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को आप देखो, अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे स्टेटमेंट में आप पांचवा देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पर लिखा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट। एक तरह से ये लोन होता है, फार्मर्स को दिया जाता है टू परचेज सीड फर्टिलाइजर। उसमें आप फैमिली हाउस बनाओगे, उसमें आप कोल्ड स्टोरेज खोलोगे। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? अगर आप फिफ्थ गलत करते हो तो ये गया, ये गया, ये गया एंड द करेक्ट आंसर इज़ बी। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना, जहाँ पे स्टेटमेंट ज़्यादा दिया होता है 4, 5, 6, 7, उन क्वेश्चंस को आपको लीव नहीं करना है। जितने ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है राइट आंसर तक पहुँचने की। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ईजी टारगेट होते हैं। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो कुई पर्टेन टू। इन तीनों में से आपने हो सुना होगा। हो ट्राइब्स हैं, आप इसको हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे। तो सिंपली कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखो, कोल सेक्टर नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा होगा या फिर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ के गए होगे तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो अभी भी कोल इंपोर्ट करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया में जो भी कोल पाया जाता है वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता, उसमें हाई ऐश कंटेंट होते हैं। डेट इज़ वाई इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। सो आपका थर्ड गलत हो गया, ये गया, ये गया, ये गया। द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली। नाउ ये क्वेश्चन आप देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी, सारे नाम में से आप लास्ट नाम देखो, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। आप जब भी एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी बर्ड हैं अगर उनके नाम हम रखते हैं तो कलर के नाम पे रखते हैं। आपने पढ़ा होगा वाइट बेलीड हेरॉन। उसी तरह जब आप कॉमन सेंस लगाओगे तो वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट या फिर ग्रे चिन मिनी वेट, ये क्या हो सकता है? तो ये बर्ड्स के नेम है। तो जो कलर है ना, जनरली बर्ड उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आप ये देखो, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इन तीनों में से आप थर्ड देखो, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। यहाँ पे एक और रूल लगेगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। बट कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, इवन ज़्यादा आप पानी पी लोगे तो उसका भी साइड इफेक्ट होने लगता है। तो यहाँ तो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। तो यहाँ पे आप थर्ड गलत कर सकते हो। थर्ड कोड आपका क्या है, बहुत फेमस कोड है कि कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहता है वो जनरली गलत रहता है। आपको ऑल दिखे, नन दिखे, ओनली, ऑलवेज, नेवर, ड्रास्टिकली, एंटायरली, एनॉर्मसली, कंप्लीटली, मैंडेटरी, कंटिन्यूसली, ये सारे दिखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन आप याद रखना पॉलिटी को। पॉलिटी में ऐसे काफ़ी स्टेटमेंट हैं जो एक्सट्रीम है बट वो सही हैं। तो पॉलिटी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के गलत मत करना। आपको नॉलेज होगी, आपको पता होगा तभी गलत करना, अदरवाइज लीव डेट। इसके बाद मान लो 4 से 5 स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ पे 3 से 4 बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, तो ऐसा नहीं कि चारों गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपको नॉलेज लगाना होगा। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। चलो लेट्स सी सम एग्जांपल। यहाँ देखो एडवांटेज ऑफ जीएसटी, इसमें आप थर्ड देखो, इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। मतलब जीएसटी आने से शहद और दूध की नदियाँ बहने लगेगी इंडिया में, चाइना को सरपास कर देगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड स्टेटमेंट। आपका थर्ड गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये गया, ये गया, ये गया। द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। नाउ सी दिस वन। यहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछ रहा है। इसमें आप सेकंड देखो, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। मैंने पहले बताया था किसी भी स्टेट में, किसी भी गली में, किसी भी रीजन में अगर एक भी सर्कुलर टेम्पल मिल गया तो ये स्टेटमेंट तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप पहला रूल भी लगा सकते हो कि इट इज़ हार्ड टू प्रूव द फैक्ट। बहुत मुश्किल है एग्जामिनर के लिए ये फैक्ट प्रूफ करना। डेट इज़ वाई 2 इज़ इनकरेक्ट। आपका ये गया, ये गया, ये गया। द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 4। नाउ वन मोर। यहाँ देखो आप एमएसपी की बात किया है। In case of all cereals, pulses, oilseeds, procurement at MSP is unlimited in any state. In case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state at level to which market price will never rise. All, unlimited, any, never, ये सारे इंडिकेशन है कि दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। So the correct answer is D, neither 1 nor 2. Now see the code 4। जैसा ऊपर कोड था ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, उसी तरह उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री है कि जो भी मॉडरेट स्टेटमेंट होते हैं, प्रोबेबल स्टेटमेंट होते हैं, वो जनरली सही होते हैं। कैन भी रहेगा आपका, मे बी, सीम्स टू बी, लाइकली टू बी, मे लीड टू, माइट बी, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखो विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल, यहाँ पे फर्स्ट देखो ड्रास्टिकली है, ये गलत होगा।
नॉट देखो ये गलत होगा। थर्ड देखो कैन कंट्रीब्यूट, ये सही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 3 ओनली। देखो मैंने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं तो मैंने स्टेटमेंट पहले पढ़ा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट कम टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल। यहाँ पूछा है लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। पहला स्टेटमेंट देखो, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली, नॉट ऑन कॉन्टिनेंट। ओनली की बात किया है यहाँ पे, नॉट की बात यहाँ किया है। पहला आपका गलत होगा, ये गया ये गया। थर्ड देखो, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटी विच मे रेज, तो आपका थर्ड जो है वो सही होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। पहला गलत है, तीसरा सही है। नाउ कम टू कोड 5, नंबर डेटा कैन बी मिसलीडिंग। जब भी कभी नंबर दिया होता है, डेटा दिया होता है तो वो जनरली रॉन्ग होते हैं। रॉन्ग होने के पीछे रीज़न ये होता है कि एग्जामिनर बहुत ईजिली सिर्फ उसको मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि कभी भी 3 स्टेटमेंट दिया है और मान लो इसमें 2 स्टेटमेंट में डेटा दिया है तो दोनों गलत नहीं होगा। कभी भी 2 स्टेटमेंट दिया है और दोनों में से किसी एक में डेटा दिया है तो वो वाला गलत होगा। बट 3 स्टेटमेंट में अगर 2 में डेटा दिया है तो दोनों में से कोई एक डेटा जो है वो सही होगा। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। नाउ कम टू सम एग्जांपल। यहाँ पे देखो, विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर OMT इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर। डेटा दिया है, मतलब ये आपका गलत होगा। उसी तरह आप यहाँ पे आओ। पहला स्टेटमेंट बहुत ऑब्वियस है, सबने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में। पहला आपका गलत है। यहाँ पे ओनली की बात किया है, वंस की बात किया है। डेटा वाला रूल भी लग रहा है और एक्सट्रीम वाला रूल भी लग रहा है। थर्ड दिया है, नंबर ऑफ भारत रत्न इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। यहाँ भी डेटा है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इसके बाद देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर दिस स्टेटमेंट। इसमें आप सेकंड देखो, IRNS कवर एंटायर इंडिया अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर। डेटा है आपका, ये गलत होगा। सेकंड गलत होगा आपका, ये जाएगा ये जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ कम टू दिस वन, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। यहाँ पे आप थर्ड देखो, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर। डेटा है, गलत होगा। आपका थर्ड जाएगा, ये गया। करेक्ट आंसर इज़ 1। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर रूल बता रहा हूँ वो आपको 90% टाइम काम करेगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन में काम करे बट 2 में काम ना करे, तो 2 को आप नहीं देखोगे, बाकी बचे हुए 10 को देखोगे। नाउ कोड नंबर 6 देखो, कभी भी स्टेडिली या कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिया रहेगा तो वो जनरली रॉन्ग होता है। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1 गया, आपका 4 गया। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला देखो, वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरिया वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। सेकंड देखो, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन दी वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड, ये आपका गलत होगा। दूसरा गया तो ये गया ये गया। 3 और 4 में से कोई सही होगा। 3 दोनों में है तो आपको फोर्थ देखना है। नाउ द 7th कोड, जहाँ भी ऑपोजिट स्टेटमेंट दिया हो या फिर सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट दिया हो वहाँ पे उन दोनों में से ही कोई एक सही होगा। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम के बारे में बोला है। इसमें आप पहला देखो और चौथा देखो, सर्टिफाइंग द स्किल, सर्टिफाइंग द स्किल। डैट मीन्स यहाँ पे इसमें या इसमें से कोई एक सही है। ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आपको इतना पता है कि ये स्कीम स्किल को सर्टिफाई करता है तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या करता है। सिर्फ आपको ये ना पता हो कि स्किल को सर्टिफाई करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये चीज़ आपको पता हो। उसी तरह आप यहाँ देखो, एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट, यहाँ पे आप थर्ड और फोर्थ देखो, सेंट्रल बैंक फॉलोइंग ईजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। दोनों में से कोई एक ही सही है। नाउ द 8th वन, कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आए जहाँ पे ये बोला जाए कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये कर सकता है बट ये नहीं कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। लेट मी शो यू। फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है। पहला देखो, इफ़ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल सेल कैन इमिट हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। दूसरा, फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेज। बिल्डिंग को पावर कर सकता है बट स्मॉल डिवाइसेज को नहीं। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में बोल रहा है। एज पर द एक्ट इट कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस सुन सकता है बट क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड दिया है, द एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मीडिएटर रिकन्सिलिएटर। ये आपका स्टेटमेंट सही है। ये क्यों सही है, यहाँ पे भी एक टेक्निक लगती है, यहाँ ट्रिक लगता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। मैंने जितने भी पेपर एनालाइज किए हैं उसमें जनरली देखा है कभी मिनिस्ट्री दिया हो, ऑर्गेनाइजेशन दिया हो, पेरेंट बॉडी का नेम दिया हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है। बट कोई ऑब्जेक्टिव दिया होता है तो वो जनरली करेक्ट होता है।
यहाँ पे आप देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पूछ रहा है। पहला देखो, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका गलत है। इसके अलावा जो बाकी दोनों दिए हैं वो आपका सही है, वो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर क्रेडिट के बारे में बोल रहा है। इसमें आप सेकंड देखो, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी आपका गलत है। देखो ऐसे स्टेटमेंट गलत करने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो कैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को गलत कर सकता है। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव चेंज करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू उसकी क्या मिनिस्ट्री है, वो स्टेचुटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सारी चीज़ें बदल के एक एक वर्ड मिसप्लेस करके बहुत ईजिली आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है एंड यू आर इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन, बहुत कम आपने अटेम्प्ट किया है, तो देन गो विद दिस टेक्निक। नाउ सी वन मोर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप थर्ड देखो, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज़ जॉइंटली प्रमोटेड बाई RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपका गलत है। नाउ बिफोर गोइंग टू द लास्ट कोड, कुछ बोनस टिप हैं जो आप ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट ये है एंड आई थिंक कि सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है, प्लीज़ ट्रस्ट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस। प्रोबेबिलिटी को आप ट्रस्ट करो। अगर आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए हैं तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, कैसे भी करके कुछ भी सोच के कोई भी ट्रिक लगा के तिकड़म लगा के उसको आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मान लो अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 उसमें आपका सही होता है, 10 गलत होता है, तो आप नेट पॉजिटिव रहोगे, 13.4 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड इज़, आप सभी ने देखा होगा कि UPSC अब रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है पढ़ने के लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट निकालती है, आप पढ़ने जाओगे तो 400-500 रिपोर्ट होती है। आपको सारी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग, आप कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ की रिपोर्ट पढ़ लो। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, IMF और UN बॉडीज़ के। अगर आप इनके रिपोर्ट पढ़ लोगे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। जनरली UPSC ऑप्शन में इन सब चीज़ों को देता है। आपको पहले पता होगा कि कौन सी बॉडी कौन सा रिपोर्ट निकालती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट ये बॉडी निकालती है या नहीं निकालती है। यहाँ पे आप रिवर्स थिंकिंग कर रहे हो। थर्ड पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है, मान लो एंशिएंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों मिलता है, तो उन्हीं दोनों में से सही होगा, या तो बुद्धिज़्म सही होगा या तो जैनिज़्म सही होगा। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर एनालाइज़ किए हैं और सब में यही देखा है कि या तो बुद्धिज़्म सही होता है या तो जैनिज़्म सही होता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में गेस करना होगा, देन प्लीज़ गो फॉर ईदर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि PYQ रिपीट होते हैं। इट्स अ वेल नोन फैक्ट। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं तो थीम रिपीट हुआ है। जनरली थीम रिपीट होता है, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको आप छोड़ दो, बट मेजरली थीम रिपीट होता है। तो आपको थीम को पकड़ के रखना है। UPSC किस थीम पे कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, इसी चीज़ पे आपको मेन रिसर्च करना है। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल कोड कि गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव स्टेप हमेशा सही होते हैं। UPSC विल नेवर गो अगेंस्ट आवर बिलवेड PM। तो ये तो मैंने जोक में लिखा है, बट हमेशा याद रखना, आप स्टेटमेंट में हमेशा गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाएगा। कोई भी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया जा रहा है तो हमेशा वो सही होगा। अगर ऑप्शंस पॉजिटिव कोनोटेशंस को पोर्ट्रे कर रहा हो, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, पॉजिटिव स्टेप, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ऐसे स्टेटमेंट अगर आपको देखने को मिलेंगे तो 90% ऑफ द टाइम ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। नाउ लेट मी शो यू सम एग्जांपल। यहाँ देखो, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज़ टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। पहला देखो, पीपल पार्टिसिपेशन, सही है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, इसको आप लीव कर सकते हो अभी। थर्ड देखो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात कह रहा है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अंडर NSQF, a learner can acquire certification for competency only through formal learning। यहाँ ओनली की बात की गई है और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड करे कि जब आपके पास फॉर्मल लर्निंग होगा। और आपको पता है कि इंडिया का लिटरेसी रेट 74-75% है। तो अगर यहाँ पे ओनली है, आप एक्सट्रीम वाले से भी जा सकते हो और इस वाले से भी जा सकते हो कि गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में दिखाएगा। पहला आपका गलत हो गया। द सेकंड वन इज़ an outcome expected from implementation of NSQF is the mobility between vocational and general education। सिंपल स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपका सेकंड जो है वो सही होगा। तो यहाँ मैंने आपको 10 से 11 टेक्निक बताए हैं एंड इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप इनको प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर पे, तब आप देख पाओगे कि इनकी एक्यूरेसी क्या है। और भी काफ़ी टेक्निक्स हैं जिनको मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा, उस टाइम बताते चलूँगा।